हेलो बच्चों, मैं मनीष आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैथ का एक और प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें एग्जाम्स चल रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं, सीजीएल के एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुए हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं और एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीएचएसएल का एग्जाम का मार्च में पेपर है उसका। तो बच्चों, हम लोगों ने उसी से रिलेटेड एक अपना सेशन स्टार्ट किया है जो रोज पर डे आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। तो आप इन बैचेस को उम्मीद है कि आप जरूर देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, जो पीडीएफ मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैंपस खलीलाबाद नाम से चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उस पर जाकर सर्च करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने चैनल का लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन सेशन। जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे पहले आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आप यहां से सॉल्यूशन को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए समय को ना खराब करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 दिया गया है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है यही बताना है हमें। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:3, 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो बच्चे आपको पता होगा जो बेलन का आयतन होता है, देखो बच्चे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सीखेंगे, इसका मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं आपको। ठीक है, जो बेलन का आयतन होता है, अगर मैं इसको कह दूं R1 और ये हो गया R2, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया H1, ये हो गया H2। ठीक है, तो जो बेलन होता है वो बेलन क्या होता है, देखो ये शेप होता है बेलन का, कह सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो है इसका छत है, इसको कह सकते हैं, ये भी आधार की तरह काम करता है और ये भी आधार है। ठीक है, तो इस ये गोलाकार होता है, नीचे से वृत्त की तरह दिखाई देता है और इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको बेलन के आधार की त्रिज्या कहते हैं। और जो इसकी ऊंचाई होती है उसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो बेलन का आयतन होता है इसको हम v से डिनोट करते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं दो बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालूंगा, अगर मान लो ये R1 एक बेलन का त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई H1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, उसकी ऊंचाई H2 है, तो V1 रेशियो अगर मैं V2 निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, रेशियो क्या बनेगा, पाई R2 स्क्वायर H2 बनेगा। ठीक है, बच्चे देखो पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, दोनों कट गए। ठीक है, अगर पाई पाई कट गए तो आपको R1 का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो R1 की वैल्यू कितनी बच्चे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू H1, H1 कितना होगा बच्चे यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, रेशियो R2 का स्क्वायर, R2 कितना होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू H2 कितना है यहाँ पे, ये भी 3 देखा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। रेशियो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 के 27, 20:27 इसका जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि पाई पाई दोनों आयतनों में आएगा तो वो कट जाएगा, केवल जो डिपेंडेंसी होगी वॉल्यूम के आयतनों की वो किस पर होगी, आर स्क्वायर इंटू एच पे होगी, तो दोनों के त्रिज्याओं का स्क्वायर इंटू एच कर लेंगे। बच्चों के दिमाग में एक और बात आ सकती है, सर ये रेशियो है, रेशियो को आपने डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे जान लो ये हो गया आपका शॉर्ट में सोल्यूशन, आपको ऐसे ही करना है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर ये तो अनुपात है, इसका अनुपातिक गुणांक आपने क्यों नहीं माना। ठीक है, तो बच्चे देखो अगर आप इसका अनुपातिक गुणांक x मानेंगे तो इसकी पहले की त्रिज्या 2x, दूसरे की त्रिज्या 3x हो जाएगी, पहले की ऊंचाई 5 हो जाएगी, दूसरे की ऊंचाई 3y हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग रेशियोज हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर इसमें एक्स वाई आ भी गया, एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी आएगा, एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी आएगा, तो वो भी तो कट जाएंगे, जो इनका अनुपातिक गुणांक होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर डिपेंड करेगा, जो हमारा वॉल्यूम का रेशियो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्ट इनके अनुपातों से ही आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन में फटाफट आपको करा देता हूं, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अगर आपके सामने दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
कि इनकी त्रिज्याओं का दो बेलन है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात मान लो दे दिया 5:3 दे दिया, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 दे दिया, और पूछ लिया कि इनके आयतनों का अनुपात बताइए, तो आपको इनका अनुपातिक गुणांक मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जो आयतन होता है क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो आपका ये पाई पाई दोनों में कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर इंटू एच पे। तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा V1 रेशियो V2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कहेंगे आप 5 का स्क्वायर इंटू 3 रेशियो ये 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 25 3 कितने हो जाएगा 75 हो जाएगा, रेशियो 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 पंजे 45। अब काट सकते हैं आप इसको, 3 से काट दीजिए, 5 से भी कट जाएगा, 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में, यही इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, हम अगले सवाल पे वापस आते हैं। चलिए इसे मैं डिलीट करता हूं। हमारा अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप पढ़िए उसे। लिखा हुआ है कि यदि यदि 45:12, यदि 45:12 समानुपात 75 अनुपात x है, तो कह रहा है कि x और 30 का क्या चाहिए, तृतीयानुपाती चाहिए। क्या चाहिए, तृतीयानुपाती। बताते हैं, पूरी बात बताएंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी पाएगी। देखिएगा बच्चों, बात समझिएगा। जब भी कोई अनुपात आप जानते हैं, उसी से रिलेटेड है क्या, समानुपात। यहां पे इसका मतलब यह है 45 का जो संबंध 12 से होगा, 75 का वही संबंध x से होगा। ठीक है, तो जिसमें 45 को देखिए, 45 को बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, 12 को बोलते हैं द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती बोलेंगे यहाँ पे। 7 क्या होगा, 75 क्या होगा, तृतीयानुपाती होगा, तृतीयानुपाती। और x जो होगा यहाँ पे चतुर्थानुपाती है। क्या है, चतुर्थानुपाती। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, बात को समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करके दिया है, ये ऐसे भी दे सकता था कि 45, 12 और 75 का चतुर्थानुपाती निकालिए। तो आपको समझना होगा कि 45 का जो संबंध 12 से होगा, 75 का वही संबंध किस संख्या से होगा, पहले तो आप ये बताएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ठीक है, बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा समस्या है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये अंतःपद कहे जाते हैं, ये दोनों क्या कहे जाते हैं, अंतःपद, और ये दोनों क्या कहे जाते हैं, बाह्य पद कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, अंतःपदों के गुणनफल के। ठीक है, गुणनफल के। ठीक है भैया, तो इसका मतलब 45 गुणा x, 45 गुणा x बराबर हुआ किसके, 75 गुणा 12 के। ऐसे आप कह सकते हैं भैया ये दोनों अंतःपद है, ये दोनों बाह्य पद है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 गुणा 12 और बटा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे, 15 से कटेगा ये 3 बार में, 15 से कटेगा ये 5 बार में, 3 से कटेगा ये 4 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें 20 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यहां से तो आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अब आगे के सवाल में कह रहा है x और 30 का तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है बच्चे, देखो जब यहाँ पे दो संख्याएं देके तीसरी बात पूछी है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चीजें थी। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोपोर्शन। एक होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वितत समानुपात। क्या बोलते हैं इसको, वितत समानुपात बोलते हैं। इसमें 3 ही पद होते हैं। ठीक है, 3 ही पद होते हैं। जैसे मैं कह दूं a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो संबंध b से है, b का वही संबंध c से है। तो ये दोनों हो गए मध्यानुपाती। ठीक है, ये हो गए मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती।
प्रथमानुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं? तृतीयानुपाती। तो सर मुझे पता कैसे चलेगा कि सिंपल प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है? बच्चे देखो, इसमें 4 पद है, तो कोई भी 3 पद देके चौथा पूछेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसमें 3 ही पद है, ए, बी और सी। तो इसमें अगर आपको 2 पद देके तीसरा पद पूछता तो आप जान जाइए क्या कि ये वितत समानुपाती है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि x का मान कितना है 20 और दूसरे का वैल्यू कितना दे दिया 30। ठीक है, इसका क्या पूछा है? तृतीयानुपाती पूछा है, इसका मतलब थर्ड वैल्यू पूछा है। तो आप इसको जब सेट करेंगे तो कैसे सेट होगा ये? तो कहेंगे प्रथमानुपाती, यहाँ पे x दे रखा है, क्या दे रखा है? x की जगह पे क्या रख लेंगे? 20 रख लेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x का जो रिलेशन 30 के साथ है, b का मान यहाँ पे क्या है? 30 है, वही रिलेशन 30 का किसके साथ होगा? मान लो मैं कोई वैल्यू यहाँ पे c ही मान लेता हूं। c क्या है हमारा? थर्ड प्रोपोर्शन है, यहाँ पे तृतीयानुपाती निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यानी कि 20 गुणा c बराबर कितने के? 30 गुणा 30 के। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताइए? 900 बटा 20। 0 से 0 कट गया बच्चे, 90 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 45। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ आया? तो मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको बात समझ में मेरी आई होगी। ठीक है, फिर से वो बता दे रहा हूं कि जो सिंपल प्रोपोर्शन होता है उसमें 4 पद होते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, बीच वाले दोनों का गुणनफल बाहर वाले दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, वहां से मैं x का मान निकाल लूंगा। फिर जो x का मान आएगा उससे x और 30 का तृतीयानुपाती चाहिए। 2 पद देके तीसरा पद पूछ रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, वितत समानुपात है। वितत समानुपात में क्या होता है? ए का जो रिलेशन बी के साथ होगा, बी का वही रिलेशन सी के साथ होगा। तो ये दोनों बीच के पद होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मध्यानुपाती। ये जो प्रथम पद है उसे प्रथमानुपाती, जो अंतिम पद है उसे हम तृतीयानुपाती बोलते हैं। बात समझ आया? ध्यान रखिएगा, इसमें तृतीयानुपाती अंतिम पद होता है, इसमें तृतीयानुपाती तीसरा पद होता है। ठीक है, तो भैया बाकी चीजें सेम टू सेम है। मैंने बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल करके सी की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारा तृतीयानुपाती आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएंगे और क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करते आएंगे, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा हमारे सामने है, लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मुझे अच्छा लगा। लिखा हुआ है आलू के मूल्य में 20% गिरावट के साथ 240 रुपए में 3 किलोग्राम आलू अधिक खरीदा जा सकता है, तो प्रति किलोग्राम आलू का वास्तविक मूल्य क्या था? बच्चों देखिए, ये जो 240 दे रखा है ना, ये जो 240 दे रखा है, ये इसका मतलब ये पहले भी 240 रुपए का सामान खरीदता था, ये अब भी 240 रुपए का ही सामान खरीद रहा है। ठीक, लेकिन क्या हुआ, जब दाम घट गया, आलू का दाम 20% घट गया, तो ये 240 रुपए में ही 3 किलो सामान या फिर जो आलू है वो अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दाम घट गया बच्चों, तो इसका पैसा कम लगने लगा। ठीक, लेकिन इसने सोचा कि मैं उतना ही पैसा खर्चा कर देता हूं जितना पहले करता था, यानी कि 240 रुपए। तो इसने देखा कि उतने ही दाम में मुझे 3 किलो आलू एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं अगर मैं पहले जितना यानी कि 240 रुपए ही खर्चा करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात समझनी है कि 2 चीजें होती हैं। आपका कोई चीज का दाम होता है, कोई चीज का दाम होता है, और आप उसकी दाम होता है, और एक चीज होती है खपत। क्या होती है? खपत। जब दाम में खपत का गुणा करते हैं तो आपको मिलता है खर्च। क्या मिलता है? खर्च। जैसे 5 रुपए किलो आलू है और आपने 2 किलो आलू खरीद लिया, तो खर्च कितना हुआ? 10 रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, अगर आपने दाम में कमी किया, ठीक है, मान लो अब आलू आपका 2 रुपए किलो हो गया, अब खर्चा आपको 10 ही रुपया करना है, तो आलू आपको कितना खाना पड़ेगा? 5 किलो खरीदना पड़ेगा। बात समझा? यानी कि दाम में हुई कमी तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, खपत करना पड़ेगा ज्यादा, तभी खर्च क्या रहेगा? हमारा मेंटेन रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है,
तो इसी सवाल पे, इसी बात पे एक सवाल बना दिया कि दाम इतना % घट गया, ठीक है, तो पहले जितना रुपया खर्च करने के लिए उसको 3 किलो खपत बढ़ानी पड़ी अपनी, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, आप खोजिएगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा ये बात, ठीक है, कि दाम जो है हमारा, ये दाम जो है वो 20% घट गया है। दाम क्या हुआ है हमारा, 20% घट गया है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। दाम घटे हैं ना, तो हम कहेंगे निगेटिव। निगेटिव कितना हुआ है, 1/5। दाम कितना घटा है, 1/5। मतलब कि पहले अगर दाम 5 यूनिट था तो अब दाम 1 यूनिट घट गया है। तो खर्चा अगर मुझे पहले जितना ही रखना है, यानी कि 240 रुपए ही खर्च रखने हैं, तो मुझे खपत क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। खपत मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम छेड़ते नहीं है, ठीक। और नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे घटा, यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि खपत हमको 1/4 बढ़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले आप 4 यूनिट खाते थे तो आपको 1 यूनिट ज्यादा खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर आप 4 यूनिट खाते थे तो आपको 1 यूनिट अब ज्यादा खाना पड़ेगा, तब खर्चा हमारा सेम टू सेम रहेगा। यानी कि पहले भी 240 रुपए का सामान खरीदते थे, अब भी 240 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन दाम घटने की वजह से क्या हुआ, 20 रुपए, ये आपका 3 किलो सामान आपने एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो आपको खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1/4। मतलब कि आप पहले 4 खाते थे तो अब 1 और ज्यादा खाइए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 किलोग्राम। यानी कि हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट खपत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन के 3 किलो के बराबर है। तो हमने कहा कि पहले हम 4 यूनिट खाते थे, तो 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 किलोग्राम। 4 की वैल्यू कितनी ग्राम हो जाएगी, 12 किलोग्राम, ठीक है। तो अब देखो प्रारंभिक खपत कितना हो गया, प्रारंभिक खपत कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक खपत था 12 किलो। प्रारंभिक खपत कितने का था, 12 किलो का। नया खपत कितना हो गया, 3 किलो ज्यादा खा रहे हैं, नया खपत कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप कहेंगे सर 12 और 3 15 किलोग्राम का हो जाएगा। अच्छा, प्रारंभिक मूल्य निकालना है हमको, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो भैया पहले 240 रुपए में 12 किलो सामान आता था, तो मूल्य कितना हो गया, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक। नया मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 240 रुपए में अब 15 किलोग्राम का सामान मिलता है, तो भाग देंगे तो यह आएगा 16 रुपया। कितना आएगा, 16 रुपया प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो बच्चे ये थी पूरी कहानी। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया कि अगर दाम 20% बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है 1/5, सॉरी घट रहा है तो इसका मतलब होता है 1/5, घटने का साइन होता है नेगेटिव। तो दाम 1/5 घट गया, अगर पहले 5 दाम था उसका तो 1 घट गया, ठीक है। तो अगर तो खर्च उतना ही रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खाना ज्यादा करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसको प्लस करेंगे, यहां निगेटिव हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले को छेड़ते नहीं है हम, 5 में से 1 को घटाया, नीचे लिख दिया 4। मतलब कि ये हो गया, हमको खपत जो होगा 1/4 के अनुपात में बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर हम 4 यूनिट खाते थे, अब हमको 1 यूनिट ज्यादा खाना पड़ेगा, तब खर्च हमारा संबंध रहेगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 किलोग्राम, तो पहले हम खाते थे 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 किलोग्राम। 240 रुपए में 12 किलोग्राम सामान खाते थे, 240 रुपए में 12 किलोग्राम सामान, तो 1 किलोग्राम सामान का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया प्रति किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इस प्रश्न को पहले कभी लगाए होंगे वो आज समझे होंगे कि इस मेथड का मतलब क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्हें बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से लगाया होगा, आज उन्हें पता चला कि ये क्वेश्चन इतने भी शॉर्ट तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगला सवाल हमारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 110 आमों को बेचने पर
120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ कितना प्रतिशत का है। तो ये बच्चों जो प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया होगा। सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन भरे पड़े रहते थे। इस टाइप के कम से कम 4 से 5 सवाल बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन मैं कराते जाऊंगा आपको उसका भी सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सबको पता होगा इसका सोल्यूशन। यदि 110 आमों को बेचने पर, बेचने का मतलब होता है एसपी, 110 आमों का जो एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, वो 120 आमों का क्रय मूल्य पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वो बराबर है 120 आमों के सीपी के। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो 110 आमों का सेलिंग प्राइस जो है वो 120 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो पूछ रहा बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं एसपी को यहां रोक लेता हूं, सीपी को इधर लेके आता हूं, अपॉन में लिख लेता हूं सीपी बराबर 120 का इधर 120 रहेगा, ये इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये बच्चे 0 से 0 कट गया, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई सामान मैंने 11 रुपए का खरीदा, इसका अनुपात कितना आएगा, 12/11 आएगा। तो सीपी है 11, यानी कि कोई सामान 11 रुपए में खरीद के मैं 12 रुपए में बेच दे रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट किस पे काउंट होता है बच्चे, सीपी पर। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 11 पर। सीपी कितना है 11, तो 100 पर कितना। और आपको पता होना चाहिए कि 1/11 होता है आपको कितना परसेंट, 9 सही 1/11% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। देखो लिखा हुआ है रोहित अपनी आय का 20% बचत करता है, ठीक है, और उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिएगा, आप कमाते हैं बच्चे, जिसको इनकम बोलते हैं, आय बोलते हैं, ठीक है। आप खर्च करते हैं, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आप बचत करते हैं, क्या करते हैं, बचत, उसको सेविंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपीज कमाता है, कितना कमाता है, 100%, आपका जो इनकम होगा वो 100% होगा। वो बचाता है कितना, 20%, 20 रुपए वो बचा लेता है, ठीक है। 100 रुपया कमाया, 20 रुपया बचाया, तो खर्च कितना किया होगा, 80 रुपए उसने खर्च किए होंगे। अब कह रहा है उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 12.5%, ठीक है। तो बच्चे 12.5% को जब आप 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो आएगा 1/8। कितना आएगा, 1/8। तो 1/8 का उसका खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। उसकी आय कितनी बढ़ती है बच्चे, 27% उसकी आय बढ़ती है, ठीक है। तो पूजा उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिएगा, आराम से समझिएगा इस सवाल को बच्चे, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, आराम से समझ लीजिए एक बार। देखो, अगर उसके खर्च में 1/8 की वृद्धि हुई तो 80 का 1/8 कितना होगा, आप निकाल लीजिए। 80 का 1/8 होगा आपसे 10। कितना होगा, 10 की वृद्धि होती है। तो भैया ये बताओ, 80 रुपए में 10 रुपए जोड़ेंगे, कितना खर्च उसका हो गया, 90 रुपए उसका खर्च होने लगा। आय में भी वृद्धि होती है। 100 का 27% कितना होगा, 27 ही होगा, ठीक है। 100 का 27% कितना होगा, 27 होगा। 100 रुपया पहले कमाता था, अब 27 ज्यादा कमाएगा, कितना कमाएगा, 127 रुपए कमाएगा, ठीक है बच्चे। तो बताइए उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि 127 रुपया कमाया, 90 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, अब 37 रुपए वो बचाने लगा। पहले 20 रुपया बचाता था, अब 37 बचाएगा, ठीक है। अब 37 बचाएगा, कितना बढ़ गया, वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई है कितने की, 17 की। कितनी यूनिट की वृद्धि हुई है, 17 की। तो परसेंटेज काउंट करिए, 17 की वृद्धि हुई बचत में। बचत में कितने की वृद्धि हुई है, 17 की। पहले बचत कितना था, ओरिजिनल कितना था, 20 था, तो 100 पे कितना, 17 की वृद्धि 20 पे, तो 100 पे कितना, 20 से कटेंगे 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, ये 85% इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी बच्चे, 85% की वृद्धि हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे धीरे धीरे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा बहुत ही अच्छा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि कालीन बिछाने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 10 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान में कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुजाकार फर्श है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार फर्श है। ठीक है, इसकी भुजाओं की लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर में दे रखा है 20 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 20 मीटर, इसकी भी लंबाई 20 मीटर और इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है इस पे कालीन बिछाना है। इसमें क्या करना है, कालीन बिछाना है, और कालीन बिछाने का जो खर्च है वो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने कितने का मल्टीप्लाई कर देना हमको, 10 का। अरे भाई हम देख लेते हैं कितना वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों, अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता होगा, एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, एस क्या होता है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। मतलब कि इसका होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब 2 से डिवाइड कर देना है इसको। ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, भुजाओं की लंबाइयां हैं, तो भैया इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 10 बटा 2 हो जाएगा। 50 बटा 2, ये 20 20 40 50, 50 बटा 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ला के इसमें फिल कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू भरेंगे 25, कोष्टक में कितना हो जाएगा, 25 माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 20, दूसरे कोष्टक में 25 माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, फिर तीसरे कोष्टक में 25 माइनस c की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, सॉल्व कर देना है बच्चे। 25 का मल्टीप्लाई कितने में होगा, 20 में से 25 में से 20 गया 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, और यहाँ पे 25 में से 10 गया कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों में से एक बाहर हो जाएगा, इसका रूट 5 लिख लिया, इन दोनों में से कोई एक बाहर आएगा, 5 लिख लिया, इसका अंदर ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हमारा 25√15 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल इतना है। अब खर्च कितने का होगा, तो आपको खर्च में क्या करना है, क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग मीटर की लागत, प्रति वर्ग मीटर की लागत लाके यहाँ पे रख देना है। ठीक है बच्चे, देखो हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ये बात इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे हमारे प्रारंभ से शुरुआत कर रहे हैं, इधर शुरुआती स्तर पे है, वो इन सब चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो चलो क्षेत्रफल कितना हो गया, 25√15 हो गया, इंटू 1 वर्ग मीटर की लागत है 10 रुपए की, तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 250, और √15 इतना रुपए हमारे खर्च आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। जब भी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे दी हो, ठीक है, और मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैं इसी फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिख के भेजेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल मैं देखता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है
एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है। राधिका इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य से 20% की छूट के साथ बेचती है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको आज तीसरा सेट करा रहा हूं। तीसरे सेट में ये तीसरी बार ये सवाल आया है और एक स्टेप बढ़ा के आया है। मैंने आपको इससे पहले वाले सेट में ही इस सवाल का सॉल्यूशन बता दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। तो आपको कुछ बातें जाननी है, जैसे एक होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। और एक होता है एमपी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोलते हैं इसको। बाजार मूल्य बोलते हैं, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस की वजह से। इसको सूची मूल्य बोला जाता है, सूची मूल्य भी बोलते हैं। और इसको विज्ञप्ति मूल्य भी बोला जाता है, विज्ञप्ति मूल्य भी बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है। क्रय मूल्य को एक और नाम से लागत मूल्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई दुकानदार किसी दुकान से कोई सामान खरीद के ले आया, ठीक है, तो उसका लागत मूल्य हो गया। अब ठीक है, अब उसने क्या किया, उस पर कुछ दाम बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, मतलब कि मान लो वो कोई सामान ले आया 80 रुपए का और उसने उस पर लिख दिया 120 रुपए। तो उसने जितना बढ़ा के दाम लिखा है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। उस पर कितने का मूल्य अंकित कर दिया। ठीक है। दाम क्यों बढ़ा दिया जाता है बच्चे? क्योंकि जैसे एक मार्केट प्राइस होता है कि उससे ज्यादा में आप इस सामान को नहीं बेच सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमपी। ठीक। अब उस पर डिस्काउंट देता है तो हम कहां पहुंचते हैं? एसपी पर पहुंचते हैं। ठीक है। अंकित मूल्य पे जब डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, छूट दिया जाता है, ठीक है, तो हम कहां पहुंचते हैं? एसपी पे। ठीक है। और जो प्रॉफिट और लॉस की गणना होती है वो किस पे होती है? सीपी पे होती है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस मतलब कि लाभ और हानि की गणना। ध्यान करिएगा, सीपी से जब हम प्रॉफिट लेते हैं या किसी सामान को लॉस में बेचते हैं तब भी हम कहां पहुंचते हैं? एसपी पे पहुंचते हैं। मार्केट प्राइस पे जब हम छूट देते हैं, ठीक है, तब भी हम कहां पहुंचते हैं? एसपी पर पहुंचते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब मान लो हमारे दाम लिखा हुआ है 120 रुपए, ठीक है, और हमने इस पे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का? 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सामान कितने का बिकेगा? 100 रुपए का। और मैंने आपको बताया कि खरीदा कितने का था? 80 रुपए का। तो 80 रुपए का सामान छूट देने के बावजूद ये कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में। तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपए का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छूट की गणना किस पे होती है? एमपी पे होती है। प्रॉफिट लॉस की गणना किस पे होती है? सीपी पर होती है, यानी कि क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है। तो एसपी वाला बीच में से चीज गायब करके सीधे आपके सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? सीपी रेशियो एमपी। जब अगर आपको कभी निकालना हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन देता है कि इतना परसेंट छूट देने के बाद, ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो इसका डायरेक्ट अनुपात का जो फॉर्मूला है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। इस चीज को आप डायरेक्ट ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है। हुआ क्या है कि 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटाइए, उसका रेशियो लीजिए 100 प्लस माइनस। प्लस करेंगे कब? जब प्रॉफिट होगा। लॉस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि इसके बाजार मूल्य से 20% के छूट के बाद बेचती है। बाजार मूल्य से तो 100 माइनस कितना कर देंगे? 20 कर देंगे इसको। रेशियो प्रॉफिट कितने का होगा? 25% का। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा अनुपात कितना आएगा? 80 अनुपात कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 80 अनुपात 125 आएगा। 5 से बच्चे काट देते हैं इसको, हम 5 से काट देते हैं इसको। ठीक है। तो काटेंगे कितने बार में? 16 बार में। 5 से काटेंगे इसको 25 बार में। ठीक है। तो सीपी और एमपी में कितने का अनुपात आ गया बच्चे? यहां पर हमारा 16 अनुपात 25। यानी कि अगर सीपी 16 होगा, 16 यूनिट होगा, तो हमारा एमपी होगा कितना? 25 होगा। तो बच्चे उसका अंकित मूल्य दे रखा है, 25 की वैल्यू दे रखी है। रुपए में कितना? 180 रुपए दे रखा है। ठीक है। तो बच्चे 25 का हम डायरेक्ट 180 पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है। तो क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको कि जो 180 रुपए हमारा वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है? 25 यूनिट का वैल्यू है। तो हमको सीपी निकालना। सीपी कितना है? 16 यूनिट के
बराबर है। तो बच्चे इसी को हमें अब सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया, 5 से काटेंगे बच्चे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको कितने बार में कटेगा, ये लगभग 36 बार में कटेगा, 36 पंजे होता है 180 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो उत्तर आएगा बच्चे, ठीक है, वो उत्तर आपका 5 से इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, ठीक है, 3.2 आएगा लगभग, ठीक है, ठीक है, 3.2 आएगा। जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आएगा 36 तिया तो 108 हो जाएगा, 108 और 7 लगभग 115, 115, ठीक है। इसमें ऑप्शन 115 के आसपास कौन सा है, 115.20 रुपए इसका मूल्य होगा सीपी का, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों एक क्वेश्चन में मेरा प्रयास है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं 10 से 15-20 सेकंड के अंदर ही से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे समझाना है, उस बच्चे को समझाना है जिसको कुछ नहीं आता है, उस बच्चे को भी कुछ नया देना है जिसे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि मैं जीरो से लेके एडवांस चीजें सारी उसमें बता के रख सकूं, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल पे अपने मूव कर जाते हैं, हम अपने अगले सवाल पर मूव करते हैं। हाँ जी, हमारा अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 19% की छूट प्रदान करता है, तो उसका अनुमानित प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। तो बच्चे आप इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है, ठीक है। तो सीपी मान लो उस वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपए था, मान लो उस वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपए था। 45% अधिक अंकित कर, जितने का खरीदा उससे 45% अधिक मूल्य लिख दिया, 100 का खरीदा, 100 से 45% ज्यादा, यानी कि 145 रुपए उस पर दाम लिख दिया उसने, दुकानदार ने। 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 का 45% होता है 45, 100 से 45% ज्यादा यानी कि 145 रुपए का मूल्य उस पर लिख दिया। अब हुआ क्या, और उस पे ग्राहकों को 19% का छूट दे दिया है, ठीक है। तो अब बच्चों दुकानदार ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 145 रुपया लिख दिया उस पे और छूट दे रहा है। मैंने अभी बताया है आपको इसके पहले कि छूट किस पे दिया जाता है, एमपी पर। तो इस पर कितने का बच्चे छूट दे रहा है, वो 19% का वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब डिस्काउंट देगा तो हम कहां पहुंचेंगे, एसपी पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब बस आपको इतना ही करना है कि 145 का 19% डिस्काउंट देगा, इसका 19% निकाल के घटा देंगे, हम कहां पहुंच जाएंगे, हमारे एसपी पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस बच्चे दूर दूर हैं, ठीक है, 12%, 17%, 14% दिया हुआ है, तो इसका हम 19% निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बच्चों देखो, हम 45 का 19% निकालते हैं। अगर मैं 45 का 145 का 20% काउंट करूं, 145 का 20% काउंट करूं, तो पहले मैं 10% निकालूंगा, हो जाएगा। अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो, मान लो कह दूं 75 का 10% निकालिए, तो 10% निकालने के लिए केवल 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। बात समझ में आई। कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं कह दूं 149.75 का 10% बताइए, ठीक है। तो 10% निकालने के कुछ नहीं करना, दशमलव आपको यहां से उठा के यहां पे कर देना, केवल 10 से डिवाइड करना है, इसका 10% हो जाएगा 14.975 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बात उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसका 10% कितना होगा, 14.5, इसका 10% कितना होगा, 14.5, ठीक है। इसका 20% कितना होगा, इसमें 14.5 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14, 14, 28, 28 और एक कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया लगभग, ठीक है। अब देखो हमको निकालना था 19%, निकाल दिया 20%, यानी कि 1% घटा देना है। तो इसका 1% निकालना होगा, इस संख्या का 1% निकालना है, 145 का 1% निकालना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, ठीक है। तो ला के घटाओ, इसमें से घटा दो कितना, 1.45 लगभग जब घटाएंगे आप तो ये लगभग कितना बचेगा, बताओ जरा, 27.55 लगभग ये बच रहा होगा, कितना बच रहा होगा, 27.55। इसका 19% कितना बच्चे, 27.55 है।
बच्चे बात समझ में आई आपके? मतलब कि 145 रुपया पे एमपी लिखा था, छूट कितना मिल रहा है उसको 27.55 का छूट मिल रहा है। 145 में से लगभग 27 घटाएंगे आप बच्चे तो कितना मिल रहा है आपको, ठीक है, लगभग पहुंच रहा है ये 18, 118, 18 से कुछ और कम, मतलब कि 17, 117 दशमलव समथिंग में ये बिका होगा, 117 दशमलव समथिंग में ये बिका होगा। यानी कि 100 रुपए के सामान कितना में बिक रहा है, लगभग 117 रुपए में। तो कितने परसेंट का लाभ मिला इसको, 17% का लाभ मिला बच्चे। देखो 100 रुपए का सामान 117 में बिका है लगभग, ठीक है, तो इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 17%, तो 17% इसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग किस पे कर रहे हैं हम, 100 पर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ये छोटी सी बात थी इस क्वेश्चन में, जो कैलकुलेशन को आपको बढ़ा सकती है, थोड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में मदद कर सकती है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 145 का 19% आप निकालते, बिल्कुल निकल सकता है, इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे हमें अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, तो इन सब चीजों के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार आप और वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। 10%, 10%, 20% हो गया, उसमें से हमने 1% घटा दिया, फिर कहां पहुंच जाएंगे, 19% पे। तो इसका 1% होगा 1.45, तो 27 में से लगभग 1.5 घटाया, 29 में से लगभग उन्हें 1.5 घटाया, तो 27.5 के आसपास में पहुंच रहा था, ठीक है। तो 145 में से 27.5 घटाऊंगा तो हम कहां पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे लगभग 170 रुपए, 70% का प्रॉफिट है, हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे पे बढ़ जाते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, तीन घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है। तीनों का कुल आयतन दे रखा है 54,880 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इस सवाल में बच्चे कुछ नहीं है। देखो बच्चे, अगर तीनों घनों को पिघलाया जाता है तो तीनों का आयतन निकल जाएगा, तो तीनों का आयतन मिला के 54,880 हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं समझूं कि एक घन, दूसरा घन और तीसरा घन की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका अनुपातिक गुणांक को x मान लेता हूं तो ये 2x होगा, ये 3x होगा और ये 5x हो जाएगा। तो इनका जो आयतन होगा, तो पहले वाला जो घन होगा उसका आयतन होगा कितना, 2x का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, तो इसका आयतन 2x क्यूब। इसका आयतन होगा 3x का क्यूब, इसका आयतन होगा 5x का क्यूब, ठीक है। तीनों को मिला के कितना आ रहा है, 54,880 आ रहा है। कितना आ रहा है, 54,880 हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो भैया कुछ नहीं करना है, इसको आराम से हमें सॉल्व कर देना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8x क्यूब हो गया, प्लस 3 का क्यूब होता है 27, 27x क्यूब हो गया, और ये कितना होता है, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125x क्यूब हो गया, बराबर कितने के, 54,880 के, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें जोड़ देना है, 125 और ये हो गया 35, 125 और 35 कितना हो गया, 160, 160 एक्स क्यूब बराबर कितने के, 54,880 के, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू, तो 54,880 बटा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बच्चे आप इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो 343 आएगा। आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 343, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो x का वैल्यू कितना होगा, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। मतलब कि जो अनुपातिक गुणांक हमने माना था वो है 7। पूछा है सबसे बड़ी भुजा का, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, सबसे बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा घन यही होगा। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 गुणे x का मान हो जाएगा 7, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इस सवाल में कोई भी दम नहीं था, बहुत ही आसानी के साथ ये सवाल हो गया। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, अभी ये हमारा अंतिम सवाल होगा। लिखा हुआ है 1,800 रुपए प्रतिवर्ष 6% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए निवेश किया गया है। परिपक्वता पर देय ब्याज 756 रुपए है, ठीक है। वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए राशि का निवेश किया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज उसको बोलते हैं हम एसआई। एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है।
मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट किया, दर को रेट बोलते हैं, आर से डिनोट किया, समय को टाइम बोलते हैं तो टी से डिनोट किया, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो साधारण ब्याज है वो 756 रुपए होगा। कितने रुपए मूलधन है इसका? 1800 रुपया इसका मूलधन है। ठीक है, और ब्याज की दर है वो है 6%। टाइम निकालना है, बटा कर दिया 100। ठीक है, 2 जीरो से बच्चे 2 जीरो कट गया, टाइम हमें निकालना है तो 756 बटा 18 छक्का 108, इधर ऊपर था इधर नीचे आ जाएगा, 108 हो गया। 108 से बच्चे ये कटेगा 7 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 वर्ष आ गई। और यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। तो इसी प्रकार बच्चों हम रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। फिर कल आपको और वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपका अपना क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर दिया करें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट आए तो वहां पे आप जाके पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।